हेलो पीपल, व्हाट्स अप। भाई लोग फटाफट से बता दो कि क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है और क्या आपको मेरी आवाज एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही है। चलो यार, तो कल अपन ने बहुत ही बेसिक्स डिस्कशन किए थे, मतलब ऐसे किसी का मिस आउट हो भी गया है तो कुछ बहुत भारी डिस्कशन नहीं किया था। अभी वी आर बिल्डिंग ऑन आर कंसेप्ट। कंसेप्ट ही अपन समझने वाले, कंसेप्ट पे ही बिल्ड कर रहे हैं अपन, क्योंकि अगर अपना कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग होगा तो आगे जाके चैप्टर्स आसान होते जाएंगे। खास तौर पे जब धीरे धीरे अपन माइक्रो से मैक्रो की तरफ मूव करेंगे, तो अगर आपका माइक्रो स्ट्रांग नहीं होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत मैक्रो तरफ में जा सकती है, क्योंकि ये एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखाता है आपको माइक्रो, जो आप फिर यूज करके समझते हो अल्टीमेटली आगे बड़े बड़े कंसेप्ट, आप इकोनॉमी, नेशन, कंट्री के लेवल के कंसेप्ट। ठीक है, तो इसलिए अपन बेस स्ट्रांग करते हुए चल रहे हैं एंड धीरे धीरे करके चैप्टर 1 to 5 आपका मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। चैप्टर 6 to 10 फिर आप उठाकर देखते हो तो दैट इज ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपन इसलिए यहां से स्टार्ट करके वहां तक जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसकी फर्स्ट यूनिट से कल अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि भाई जो आप आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए हो, है ना, स्कूल से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उनके लिए और भी बेहतर है, और भी मजा आता है उनको समझाने में। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ के आए हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इकोनॉमिक्स सुनते तो आए ही है, बचपन में 10 तक तो कॉमन सब्जेक्ट सबको ही हुआ करता था। तो व्हाट इज द डिफरेंस कि यहां पर शब्द यूज किया जा रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड वाई नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। जैसे हम ईटी को भी पढ़ाते हैं, CSEET, जो आपका जैसे CA फाउंडेशन होता है वैसे CS में सबसे नीचे EET होता है, वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। देयर इट्स नॉट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भाई ऐसा क्या आप बड़ा या डिफरेंट कर रहे हो कि आप इधर आके बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल रहे हो? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कल पढ़ा था। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो आज तक पढ़ते हुए आए हैं, जो भी इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है उसको अगर आप बाहर निकल के दुनिया में अप्लाई करके देख रहे हो और उसको यूज कर रहे हो अपने खुद के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अच्छा, अपन ने पढ़ा था, ये सारे चार्ट्स प्रिपेयर किए थे। जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। हम ना एक एक चीज का कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद कॉपी में अपने पेन से, अपने हाथ से, अपनी हैंडराइटिंग में चार्ट्स बनाएंगे एंड डेफिनेशंस लिखेंगे। ये नोट्स अभी आपको देख के लगेगा कि बहुत मेहनत है, लेकिन जब आपका अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, आपकी कॉपी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, तो एग्जाम के पहले आपको पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू इन नोट्स से, क्योंकि आप जब खुद से नोट्स बनाते हो अपनी राइटिंग में तो आधा तो आपके सबकॉन्शियस में वैसे ही बैठ जाता है, क्योंकि आपने अपने खुद से लिखा हुआ है, और बाकी आप 2-3 बार रिवाइज करोगे एंड यू विल बी गुड टू गो। यहां खड़े होकर मेरी जगह फिर आप पढ़ा सकते हो, उतना अच्छा नहीं शायद, बट पढ़ा सकते हो। तो ये अपन ने टेबल बना के समझा था। मैं एक बार फटाफट से ये टेबल आपके लिए रिवाइज करा देती हूं, जिन लोगों ने आज पहली बार सेशन ज्वाइन किया है। तो हमने बोला था कि भाई देखो, सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमने बोला था कि इनका एक नकुल राइट, हाँ, आपने क्या बताया? जुनैद। अच्छा, मैं अभी नाम नहीं पूछा था क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ना? नहीं पूछा? अच्छा ओके, मेरे को लगा बस। तो नकुल का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि भाई नकुल का बर्थडे है, नकुल को पापा ने दिए 1000 रुपए, है ना। अब 1000 रुपए में नकुल ने बनाई रखी थी लिस्ट पहले से हफ्ते भर कि रीडिंग का शौक है तो कोई किताब खरीद लेंगे, घूमने फिरने का शौक है थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, दोस्तों को डिनर करा देंगे, मूवी डेट का भी थोड़ा बहुत प्लान था। फिर धीरे धीरे करके नकुल खुला, यहां तक तो मैंने प्लान्स बनवाए। फिर नकुल एकदम, हमको समझ में आया कि बड़े लोग हैं ये, इनने बोला कि मैम गेमिंग पार्लर जाऊंगा, और उसके बाद सीधा भाई ने ऐसे 4 स्टेप आगे छलांग मार के बोला आईपैड। उसके बाद भाई गए हाथ फैला के पापा के सामने, पापा ने रख दिया 1000 रुपए। आईपैड का कवर भी ना आए, क्या पता तुमको 1000 रुपए लेके एप्पल के शोरूम में भी घुसने ना मिले, कुछ भी नहीं आता उधर, 1000 का चार्जर भी नहीं। पापा ने दिया 1000 रुपए। अब इससे अपने को क्या समझ में आया कि कोई भी इंसान, इसकी गलती नहीं है, मेरे को भी ले लो आप, मेरी भी आज की डेट में जितनी भी सैलरी हो, हमेशा इंसान की आदत है कि भैया चादर जितना है उससे ज्यादा ही पैर फैलाने हैं।
थोड़ा और चादर बड़ा मिल गया तो हम बोलेंगे चलो थोड़ा और। पहले बार मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो आई वॉज लाइक यार 2 व्हीलर अगर अपने पैसों से खरीद लूं तो मजा आ जाए। फिर आई वॉज लाइक यार 2 व्हीलर ईवी खरीद लूं जिसमें पेट्रोल का भी पैसा ना लगे, अपने बिल्डिंग के, ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे ही चार्जिंग पॉइंट लगवा दूंगी, तो चार्जिंग पॉइंट का भी पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का भी मैं नहीं दूंगी, यहां प्रेस्टीज में है नीचे, तो मजा आ जाए। अब धीरे धीरे जैसे करके तरक्की करते हैं तो यार एक क्रेटा अगर होती तो मजा आ जाए, तो क्रेटा आ जाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल चिराग सर, हैरियर थी उनके पास, मुझे लगता था बेस्ट कार, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्लैक कलर की चमकती हैरियर जिसमें उनने अलग से 2.5 लाख रुपए लगवा के सिस्टम और ये वो पता नहीं कहां कहां लाइटें जल जाती थी उसकी, लगवाया था। मेरे सपने वो थे, उनका सपना था ईवी BMW जो उनने पूरा किया। मेरे को लग रहा है कि भाई इंसान चाहता क्या है, ये कितने लोग बिठा लेगा, मतलब ब्लैक ये भी है ब्लैक वो भी है, हैरियर जैसी तो दिखती है। मरते मरते बची हूं मैं जब मैंने बोला, उनने लाके BMW खड़ी की और ने बोला विशी बता कैसी, मतलब थोड़ी तो सेम ही। फिर मैं ऐसे करके साइड हुई कि उनके हाथ के दायरे से बाहर, मैं बोल रही थी हैरियर और BMW सेम ही दिख रही है। तो इंसान का नेचर होता है भैया जितनी चादर है उससे ज्यादा पैर फैलाना है। अपनी क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स। लेकिन एक छोटी सी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो अपने को अपनी अच्छी भाषा में बोले तो असलियत दिखाती रहती है, विच इज पॉकेट में जो अपने गांधी जी रखे होते हैं, बाहर निकालते हैं तो अपने को अपनी असलियत दिखा देते हैं कि बेटा जो तेरे को लग रहा था 2000 का है वो 100 रुपए का नोट है। तो अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस आप कुछ भी बोल लो, अगर आप इंसान के लेवल पे बात करो तो आप उस रिसोर्सेस को बोल सकते हो कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना उसके पास पैसा है, कितनी पूर्ति कर सकता है वो। कंट्री के लेवल पे बात करो तो आप अलग अलग चीजों की बात कर लोगे। एक कंट्री लेवल पे या एक बड़ी कंपनी के लेवल पे अगर आप बात करो तो आप उस कंपनी को बोलोगे भैया इसके पास लिमिटेड लेबर है जिनको अपॉइंट किया है, लिमिटेड मशीनें हैं, लिमिटेड लैंड है जितने में वो फैक्ट्री खोल सकता है, लिमिटेड कैपिटल है ना। उतने में उन रिसोर्सेस को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। तो वापस आ जाओ नकुल पे, 1000 रुपए थे और इनकी चाहतों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। तो ये जो शौकिया अपना भाई है इसको अपने शौक कम करने पड़े। कैसे शौक कम करने पड़े, इसको करनी पड़ी चॉइस। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बीच में जब इसने चॉइस किया कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, मूवी पॉसिबल नहीं है, मूवी 400 रुपए में 2 ही लोग जा पाएंगे, वहीं 400 रुपए में हम लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग भी वड़ा पाव आराम से खा सकते हैं, कुछ पी भी सकते हैं, इधर उधर मटर गश्ती भी कर सकते हैं। तो मूवी हटा देता हूं, वड़ा पाव रख लेता हूं। फिर आईपैड तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, बट कुछ 200 रुपए बच गए तो शायद 2 घंटे या 1 घंटे गेम खेलने को मिल जाए, तो गेमिंग पार्लर चला जाता हूं। अब ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव हटा हटा के जो इसके लिए फीजिबल है, जो अभी के लिए ऑप्टिमम लेवल पर इसकी जरूरतों को नहीं, आशाओं को, जरूरतें होती है नीड्स। इंसान हमेशा कंफ्यूज करता है बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। वांट्स होती हैं हमारी चाहतें, नीड्स होती है जरूरतें। अक्सर इंसान इतना कमा लेता है कि भैया नीड्स पूरी हो जाए, हमारी बड़ी क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स। तो ये ऑल्टरनेटिव पिक एंड चूज करके कि नहीं ये हटा दो, पॉसिबल नहीं है 1000 रुपए में, ये कर लेता हूं मैं। क्या किया इसने, चूज। और चूज करते टाइम इसने क्या किया, इसने डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं। तो अब ये एक इंसान अपने बर्थडे के लिए जब इतना दिमाग खपा रहा है, तो इमेजिन करो अंबानी जी को जब जियो फाइनेंस शुरू करना था, जब उनको पूरी कंट्री में उन्होंने सपना देखा था कि भाई जियो फाइबर हर जगह बिछे होने चाहिए, या जब टाटा ने सपना देखा था कि हम ईवी में वील मेक इट बिग, ईवी गाड़ियां अगर सड़कों पे चले तो वो टाटा की ही होनी चाहिए। अपने को आज दिखाई दे रहा है सपना ये 10 साल पुराना था कि इंडिया में ईवी लेके आनी है। अब भैया ईवी लानी है, लिथियम आयन बैटरीज चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज चाहिए, उसमें बहुत पैसा लगता है। लिथियम आयन बैटरीज क्यों चाहिए, उसके पीछे भी डिस्कशन हुआ होगा कि ये स्टेबल होती है, इसमें आग नहीं लगती। कभी सुना है तुमने ईवी स्कूटीज में आग लग गई? 1-2 साल पहले बहुत खबरें आई थी कि ईवी गाड़ियां बाहर खड़ी थी, भरी गर्मी में खड़े खड़े आग लग गई, तो लोग डर गए थे कि भैया ईवी में आग लग जाती है।
मैं भी डर गई थी, मेरे को ईवी लेनी थी। फिर मुझे कन्विंस किया कि चेतक में नहीं लगी आज तक, फिर मैंने चेतक ली। तो ये सारा कंसिडरेशन करके एक कोई नया इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। हर एक नए प्रोजेक्ट में, हर एक नए बिजनेस डिसीजन के पीछे हजारों रिजेक्टेड चॉइसेस होती हैं और हजारों अप्रूव्ड चॉइसेस होती हैं। अब सवाल क्या आता है, जैसे इसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया, अंबानी जी तो नहीं कर सकते ना, उनको तो अपना छोटा बेटा उनका कितना शौकिया है, उसको पूरे दुनिया में जाके शादी करनी है, हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी शादी करके आता है वो, फिर पता नहीं कहां इंडिया में आके शायद पूरी शादी करेगा। मेरे को कसम से लगा था वो प्री वेडिंग जो हो रही है वो शादी है, मतलब वो ऐसे करके कौन दुल्हन आती है और फिर शादी नहीं करती है। आई वॉज कन्विंस्ड, मैं लड़ ली थी अपनी दोस्त से कि यार शादी तो हो गई, कहती पागल है क्या, नहीं हुई है। फिर अभी उसने मेरे को क्रूज का वो भेजा कि गए ये क्रूज पे, इसको भी प्री वेडिंग बोल रहे हैं, 50 प्री वेडिंग। वो तो है, तो वो भी बिजनेसमैन ही, पापा कमा रहे, बेटा रईस है, उनको भी तो सोच समझ के लेना है कि यार ये वाले बिजनेस वेंचर में पैसे डालूं कि ना डालूं। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उनका खुद का छोटा भाई, जिसको जब बिजनेस का बंटवारा हुआ था ना, छोटा भाई कौन है, मुकेश का छोटा भाई अनिल अंबानी, जब धीरू भाई अंबानी पास्ड अवे तब लड़ाइयां हो गई थी कि करना क्या है प्रॉपर्टी का। इतने बड़े बड़े वेंचर्स थे, किस तरीके से डिवाइड करनी है। तो उनकी मम्मी आई बीच में, हमेशा की तरह मम्मी जैसे अलग अलग करती है ना, मम्मी आई, बोली तू ये रख और हट ले, बिल्कुल शक्ल देखने की जरूरत नहीं एक दूसरे की। उस टाइम पे बंटवारे में सब ऐसा मानते हैं और प्रूवन है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस थे उस टाइम पे, टेलीकॉम, अगर बचपन का याद है हर घर में टेलीफोन हुआ करता था, टेलीकॉम सेक्टर वाज ह्यूज उस टाइम पे। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा सेक्टर था वो। टेलीकॉम, बड़े बड़े मेजर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर दिए गए भैया इनको, छोटे वाले भैया को। मुकेश अंबानी को जुम्मा जुम्मा 2 चीजें दी गई, जिनमें से एक पेट्रोलियम था, और उसमें भी ये था कि 2010 तक छोटे भाई को इसको एनर्जी सोर्सेस, नेचुरल गैस, जो भी ये चीजें ये प्रोवाइड करनी है मार्केट से कम रेट पर। ये अग्रीमेंट में भी लिख के रखा था, और ये भी लिखा था कि भैया ये जो बिजनेस करता है ना, इसमें तुम नहीं घुस सकते टिल 2020, और तुम जो करते हो उसमें ये नहीं घुस सकता। मतलब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस अलग कर दिए और बोल दिया कि तुम इसके बिजनेस में घुस भी नहीं सकते। मतलब ये टेलीकॉम कर रहा है तो तुम टेलीकॉम शुरू नहीं कर सकते। तो ऐसा समझो कि हारी हुई डील या हारी हुई आर्मी पकड़ाई गई थी मुकेश अंबानी को, हु इज नाउ रिचर देन, ऐसे सेइंग होती है कि ग्रीक एक गॉड था हीडिस, वो इतना अमीर था कि सारे भगवान भी बैठ जाए ना ग्रीक गॉड्स तो वो गिन नहीं सकते उसकी दौलत। और अंबानी को बोला जाता है उससे भी ज्यादा अमीर है। जो अपने को दिखती है वो दिखती है, कितनी है अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये कैसे पहुंचा यहां से वहां? बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस चॉइसेस। और अब अगर इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस चॉइसेस वो कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, तो कुछ तो नॉलेज यूज करते होंगे, कुछ तो पहले से पता होगा कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, नहीं इसको ऑप्शन को छोड़कर इसको चूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड हमने देखा है, हमने स्टैटिस्टिक्स देखे, हमने ग्राफ देखा है कि पिछले 10 सालों में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। क्यों रिटेल में गए? रिलायंस कपड़े बेचने क्यों चालू किए? रिलायंस कपड़ों का कोई लेना देना ही नहीं था, रिलायंस ट्रेंड्स चालू किया क्योंकि उनने मार्केट ट्रेंड को पढ़ा, स्टडी किया और देखा कि अब आने वाले टाइम में फैशन इंडस्ट्री ताबड़तोड़ तरक्की करने वाली है। तो चलो इसमें घुसते हैं। समझ में आया? ये डिसीजन कैसे लेते हैं? जो हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं ना, उसके टूल्स, मैकेनिज्म्स, उसकी थ्योरीज को यूज करके। और जब आप इन थ्योरीज को उठाकर अपने बिजनेस में लगाते हो, जब आप अप्लाई करते हो, जब आप अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए इनको यूज करते हो, तो आप उसको बोल देते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो 3 नाम हो गए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, आप इकोनॉमिक्स को लेके अप्लाई कर रहे हो,
मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप अपनी कंपनी को मैनेज कैसे करना है वो भी तो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो। अब कल अपन ने एक और एग्जांपल देखा था, टाटा। रतन टाटा को बोला जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट, मे बी नॉट रिचेस्ट बट बेस्ट बिजनेसमैन। बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस सेंस उनका बेस्ट माना जाता है। उनसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई कि टाटा नैनो जैसी गाड़ी उन्होंने लॉन्च की। उनका जो उसके पीछे का आइडिया था टाटा नैनो के पीछे, वो ये था कि दुनिया की चीपेस्ट कार बनाएंगे, और उस कार को ताकि मिडिल क्लास आदमी भी जो टू व्हीलर चलाता है ना, वो उन्हीं टू व्हीलर के पैसों में थोड़ा सा और ऐड करके एक फोर व्हीलर ले ले। क्या हिट आइडिया, मतलब सुन के ही एकदम उनके बोर्ड मेंबर्स चमक गए होंगे कि आप ही करता धरता हो, आप कर रहे हो तो हम हैं। किसी ने अपोज नहीं किया होगा। एवरीवन क्यों, अरे बाप रे क्या बनाया है, क्या आइडिया लेकर आया है। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के नाम से नैनो की ब्रांडिंग की, नैनो को बेचने का ट्राई किया। बोले $2000 की कार, $2000 में कई बार लोग एक ट्रिप पे घूम के आते हैं छोटी सी, उतने की तुम कार खरीद सकते हो। फॉर एवरी मिडिल क्लास मैन नाउ देयर इज अ कार, बोला। मिडिल क्लास मैन ने ही साथ नहीं दिया। बोले ये बोल के बेच रहे हैं कि वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार हम खरीद लेंगे, हमारे घर में खड़ी रहेगी तो 4 लोग आते जाते बोलेंगे कि वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार खरीद के रखी है शर्मा जी ने, तो शर्मा जी चीप। सुन के फनी लग रहा है लेकिन लोगों का दिमाग ऐसे ही चला था। यहां पे पता है क्या गड़बड़ की? प्राइस थ्योरी याद रखा, डिमांड याद रखा, मार्केट ट्रेंड समझ लिया, सब कर लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट, मे बी दे डिड नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन कंज्यूमर बिहेवियर। आप जिनको बेच रहे हो, ठीक है, उनकी डिमांड है, ठीक है, आपने प्राइस भी बहुत रीजनेबल लगाया, ठीक है, आपने मार्केट ट्रेंड भी पढ़ा, आपको पता है इसकी जरूरत है, सब कर लिया आपने। आपको यह भी पता है आप ऐसे मार्केट में बेच रहे हो जहां पे बिकेगा, लेकिन ये भी तो समझो सामने वाला जिसको आप बेच रहे हो उसकी साइकी क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब आप वो समझोगे तब जाके आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट, जो भी चीज आप बेच रहे हो, तब जाके वो बिकेगा ना। इतने बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस जो बिजनेसेस को 100 मिलियन से 10 बिलियन तक लेकर जाते हैं, या बिलियन से मिलियंस पे लेके आ जाते हैं। आज की डेट में सिर्फ अगर एक बंदे ने हां बोला होता तो एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता। वो था अटारी कंपनी का ओनर। पढ़ा था अपन ने कल एग्जाम्पल। अटारी कंपनी के ओनर के पास हाथ जोड़ के स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक गए। उनने बोला कि सुनो, हमको एम्प्लॉई रख लो, हमने पर्सनल कंप्यूटर बनाया तुम्हारे पार्ट्स यूज करके। अटारी एक बहुत बड़ी कंप्यूटिंग कंपनी हुआ करती थी। ये कंप्यूटर देखो, इसको ले लो, अपना ब्रांड चिपका के इसको बेचो, हमारा मॉडल जो हमने बनाया है, हमको एम्प्लॉई रख लो, हमको सैलरी दो। अटारी के ओनर ने और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे होंगे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला पर्सनल कंप्यूटर तो वी डोंट सी एनी फ्यूचर। कैन यू इमेजिन, आज की डेट में कौन है जिसके पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप भी तो कंप्यूटर का ही एक वर्जन है ना। कौन था जिसके पास एक भी कंप्यूटर नहीं था, या एक घर में एक कंप्यूटर? एक टाइम पे तो सब घर थे ऐसे। अटारी के ओनर ने बोला हम इमेजिन नहीं कर सकते आने वाले टाइम में कि हर घर में कंप्यूटर होगा, हमको नहीं लग रहा ये आइडिया सही है। उनने अगर सिर्फ एक हां बोला होता, उनका अगर विजन सही होता, उनने सही तरीके से एनालाइज करके डिसीजन सही दिया होता, तो आज एप्पल की ब्रांडिंग की जगह अटारी लिखा होता और उस ब्रांड से एप्पल बिक रहा होता। और स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक को अपन सिर्फ किताबों में पढ़ते कि इन्होंने इस पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। अपने को नहीं पता चलता कि भैया रिचेस्ट मैन इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे, स्पीचेस उनकी कोई नहीं सुनता। अटारी का ओनर सब जगह होता। सिर्फ एक हां और सिर्फ एक ना, और ये हां और ना बेस्ड ऑन देयर बिजनेस सेंस। बोलता है ना उनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। कुछ नहीं होता बिजनेस सेंस, इकोनॉमिक्स होती है। यही चीज जो अभी इतने देर मैंने कहानी सुनाई, ये अपन ने टेबल फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। बिजनेस जो कि होती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वायर बिजनेस जो कि होती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है? कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी सेलिंग हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कोई भी चीज होगी, इनमें से अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनको बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? अच्छा, नोट्स आपको एक बार में सारे के सारे मैं दे दूंगी, मतलब अपना एक चैप्टर के पूरे नोट्स यू विल बी प्रोवाइडेड विथ, ठीक है, एक बार में। तो
आज शाम को ही मैं इसका फाइनल फॉर्मेट चेंज करा के एंड आई विल सेंड इट टू यू। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, माइनिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बोली जा रही हैं। इन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं हम। क्यों कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस होता है टू क्रिएट प्रॉफिट या सरप्लस। ठीक है, अब ये बिजनेस एक्टिविटी करती क्या है? कोई भी बिजनेस जो होता है वो क्या एक्टिविटी करते हैं? वो कोई इनपुट लेके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट टर्म में बोले, कोई भी बिजनेस तुम उठा के देख लो, कोई औरत घर में बैठ के अचार बनाकर बेच रही है से लेके अडानी जो बेच रहे हैं, हर जगह एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट्स। ये चीज आपको हर जगह कॉमन दिखेगी, ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट। इनपुट में आप क्या क्या ले सकते हो? लेबर, लैंड, मटीरियल, रॉ मटीरियल जिसको अपन कहते हैं, मशीन्स, ये सारी चीजें आप यूज करते हो, ये इनपुट कहलाता है। इनको यूज करके आप गुड्स या सर्विसेज बनाकर निकालते हो, उसको अपन बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस का काम होता है, सिंपल एक्टिविटी होती है कि भैया ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स किन तरीकों के होते हैं या किन चीजों को इनपुट बोलते हैं वो भी अपन ने देखा था, एंड आउटपुट किन चीजों को बोला जाता है अपन ने वो भी देखा था। क्लियर? तो यहां पे लास्ट में ना आपको एक बहुत ही प्यारी सी टेबल दी गई है जहां पे आपको दिखाया गया है द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये डिफरेंस एक एक चीज आपकी क्लियर कर देगा। मीनिंग में बोला है कि देखो भाई, डिफरेंस जो होता है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इट इवॉल्व्स या इन्वॉल्व्स द फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। मतलब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए वो बनाने का काम है इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स बन गए उनका एप्लीकेशन करने का काम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये तो अपन पढ़ते हुए है ना, वही चीज आप अपने बिजनेस सेंस में लगाते हो डिसीजन लेने से पहले। जो प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, बेसिक प्रिंसिपल ले लो, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कोई भी प्रोड्यूसर यूज करता है हमेशा। हमेशा कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में पहले जाएगा, वहां की डिमांड स्टडी करेगा और फिर डिसाइड करेगा इस मार्केट में मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है या नहीं। ठीक है। दूसरा, कैरेक्टर किस तरीके का होता है। कैरेक्टर मतलब वो वाला कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर मतलब उनका नेचर क्या है। इकोनॉमिक्स होता है, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक, ये तो अपने को पता ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने कल भी बताया था, मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक होता है। लेकिन अगर कोई भी आपको बोले या कहीं भी आप पढ़ो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, पहले वहां का माहौल एनालाइज करते हो, पहले वहां की एनवायरमेंट को स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, और उसके बाद फिर जाकर आप माइक्रो में उतरते हो। तो एग्रीगेट पहले पढ़ते हो। कहीं भी आपको बेचना है अपना प्रोडक्ट या सर्विस, तो वहां एग्रीगेट देखोगे ना, भैया माहौल कैसा है, उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है। फिर जाओगे अपनी फैक्ट्री उठा के लेके उधर कि चलो यहां प्रोडक्शन करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, जो भी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से ही होता है, ज्यादा यूज लेकिन उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है। जैसे आप प्राइस थ्योरी यूज करते हो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, आप कंज्यूमर बिहेवियर यूज करते हो, आप लॉ ऑफ डिमांड यूज करते हो, आप थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यूज करते हो, ये सारी चीजें आप बाद में यूज करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, मेन टास्क दोनों का क्या है। इकोनॉमिक्स का मेन टास्क क्या अपन ने देखा था, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज। अब यहां एंटिटीज किसको बोल रहे हैं? इंडिविजुअल तो समझ में आया, हमारे और आपके जैसे लोग। एंटिटीज कौन हो गए? और कौन होते होंगे जिनकी फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स करनी होती है? वेरी गुड, एंटिटीज, कंपनीज, फर्म्स, इन सबको अपन एंटिटीज बोल सकते हैं। दूसरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन टास्क प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज को चूज करना चाहिए, किस चीज को छोड़ देना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इज द मेन टास्क ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर कैसा होता है? ये पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नॉर्मेटिव। अब देखो, पॉजिटिव तो अपने को समझ में आता है, नॉर्मेटिव क्या होता है?
नॉर्मेटिव मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको नॉर्म्स बताए, जो आपको तरीका बताए कि देखो इसको इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो कहला जाती हैं चीजें नॉर्मेटिव। तो सब्जेक्ट्स कुछ कुछ नॉर्मेटिव होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोला है इट इज ओनली नॉर्मेटिव इन नेचर, वो कोई थ्योरी व्योरी नहीं बताता बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको सीधा टूल्स बताता है जिसको यूज करके आप कोई चीज किस तरीके से करो, मतलब डिसीजन किस तरीके से लो, ये आपको नॉर्म्स बता देता है, तरीका बता देता है, रूल्स बता देता है। तो इट इज ओनली नॉर्मेटिव, ठीक है। वो कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं करता, प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स से बोरो करता है वो, और आपको बता देता है अप्लाई कर दो बस इसको। मतलब एक साइड एक ऐसी टीचर हो गई जो आपको समझा भी रही है कंसेप्ट, और आपको बता रही है कि देखो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। तो मैं दोनों चीजें कर रही हूं, पॉजिटिव भी और मैं दूसरे तरफ नॉर्मेटिव भी आपको बता भी रही हूं मैं कि क्या नॉर्म्स है, किस तरीके से फॉर्मूला है कि उसको अप्लाई करो। दूसरे तरफ दूसरी टीचर हो गई, उसने बोला देखो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले है, ये अगर ऐसा सिनेरियो आए तो इसको अप्लाई करना, ऐसा केस आए तो इसको अप्लाई करना, और तीसरा केस आए तो इसमें तीसरा वाला अप्लाई कर देना। ये क्या कर रही है, ये सिर्फ तुमको नॉर्म्स बता रही है। तो दूसरा वाला जो होता है वो हो जाता है अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसको कोई नहीं पढ़ी, वो नहीं निकाल के रखते प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स से लेते हैं, ठीक है। स्कोप क्या होता है, वाइडर स्कोप। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स का बहुत वाइड स्कोप होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज की बात होती है। इकोनॉमिक्स का यूज घर से लेकर कंट्री लेवल, दुनिया के लेवल पे तक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज मोस्टली कंपनीज ही करती हैं, फर्म्स ही करती हैं, इस तरीके की बिजनेस एंटिटीज करती हैं। तो जो स्कोप होता है, स्कोप समझ में आता है क्या होता है, क्या होता है किसी चीज का स्कोप, क्या होता है, रीच। वेरी गुड, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड, कि अगर मैं बोलूं किसी चीज का स्कोप कितना है तो वो कितना रीच है उसकी, कितनी सारी चीजें उसके अंडर आ सकती हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंडर तो सब कुछ ही आ जाता है, एनीथिंग विच हैज टू डू विथ इकोनॉमिक की कोई भी थ्योरी। आप छोटे से छोटा गरीब घर भी ले लो, बड़ी से बड़ी कंट्री भी ले लो, सब इकोनॉमिक्स में। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में मोस्टली हम फर्म्स, कंपनीज, बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उसका बोला जाता है थोड़ा नैरो स्कोप है, थोड़ा छोटा स्कोप है। इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। कंसर्न्ड विथ किस चीज से, किस चीज की बात करता है, ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सारी की सारी थ्योरी, तुमको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, उससे रिलेटेड थ्योरीज से लेके आपको कंजम्पशन करना है, जो कंज्यूमर होता है वो यूज करता है, उससे लेके आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, हर चीज की थ्योरीज इकोनॉमिक्स बात करता है उसकी। बट दूसरा ऑन द अदर हैंड बिजनेस इकोनॉमिक्स को सिर्फ पढ़ी है प्रॉफिट थ्योरी की, क्योंकि बिजनेस है। अपन ने देखा बिजनेस की प्राइमरी पर्पस क्या है, क्रिएटिंग सरप्लस या प्रॉफिट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, उसको कुछ नहीं पढ़ी कि तुम कंजम्पशन क्या है, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट थ्योरी। अगर इस चीज को करने से प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी बात करेगा, वो नहीं हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कुछ नहीं पड़ी उसकी। ऑल द फोकस, द एंटायर फोकस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑन प्रॉफिट थ्योरी, ठीक है। यहां तक इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर? यार मैं यहां पे एक सेकेंड कमेंट्स खोल लेती हूं, मेरे को यहां दिख रहा नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट के 4 पॉइंट्स अपने जो बचे हैं, एनालिसिस इन्वॉल्व, किस चीज का एनालिसिस करता है? इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में एनालिसिस होता है सिर्फ माइक्रो रिलेटेड इश्यूज का, मोस्टली माइक्रो रिलेटेड इश्यूज मतलब डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, इन सब चीजों का एनालाइज करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैक्रो माइक्रो ऑलमोस्ट दोनों ही करता है। कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात करें, इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम आती है, उसका जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब उसमें बात चल रही है कि भैया आपका जो गुड्स है या आपका जो कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसका डिमांड कितना है, तो अपने को कितना सप्लाई करना है, ये उसका हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ उसकी पड़ी हुई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को इट कॉन्सेंट्रेट्स बोथ ऑन इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी चीज जो रिलेटेड है प्रॉफिट से, अब चाहे वो रिलेटेड हो इकोनॉमिक एस्पेक्ट या चाहे वो रिलेटेड हो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट,
एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग सरप्लस, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रॉफिट, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को उसकी पढ़ी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ना एक, मेरे को मार ना डाले, मेरे को डर लगता है इन सब चीज़ों को बोलने से, बट मैं बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। जो बिजनेसमैन क्लास होती है, मैं बोलने वाली थी मारवाड़ी, बट आप ऐसे समझ लो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोस्टली बिजनेस क्लास। जो होता है ना कि तुम मारवाड़ी, मुंह ऐसा बनाया बिल्कुल इसने कॉन्स्टिपेटेड सा, कि पूरी कम्युनिटी को लेके आऊंगा, रहती कहाँ बताओ। बट होता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, आप उनके पास जाओगे, आप उनको बोलोगे कि भैया कंट्री में ये हो रहा है, कंट्री में वो हो रहा है, नहीं तू कर ले, कंट्री में ये हो रहा है, कंट्री में वो हो रहा है, बोलेगा हाँ सर खुजाता बैठा रहेगा धंधा चौपट। तुम बोलो कि सेठ एक मस्त आइडिया है, एक मस्त प्रपोजल लेके आए हो, धंधा दुगना हो जाएगा, और सेठ का इंटरेस्ट ट्रांसफर ना हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक्स है नॉन इकोनॉमिक है, उसका प्रॉफिट होना चाहिए। हो रहा है तो वो सुनेगा, नहीं हो रहा है तो भाड़ में जाओ। तुम चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे तुम नॉन इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स बहुत प्रिंसिपल्ड इंसान है। वो बोलेगा देखो मेरे को लेना देना, वो एक प्रोफेसर है, आप उसके पास जाओगे बोलोगे यार दुनिया देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, वो नहीं है बिजनेसमैन की तरह कि अच्छा ये इन्फ्लेशन से मेरे को फायदा होगा क्या। वो बोलेगा अच्छा इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडिया में कितना है, इंडिया में इफेक्ट पड़ रहा है। वो स्कॉलर है, उसको एवरीथिंग दैट हैज एनीथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक्स उसको पढ़ी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को कोई नहीं पढ़ी है जब तक प्रॉफिट से लेना देना ना हो। एंड लास्ट में वैलिडिटी ऑफ अजम्पशंस। अब देखो इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें आप अज्यूम करके चलते हो, कुछ अजम्पशंस होते हैं जो अपन आगे जाके जब चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ अजम्पशंस, अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ चीज जो आप मान कर चलते हो, अज्यूम करके चलते हो, फिर थ्योरी निकाल पाते हो। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड की बात कर पाते हो आप। तो इकोनॉमिक्स में देयर आर मेनी अजम्पशंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सम अजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। कुछ अजम्पशंस, जैसे कि अभी अपन ने रतन टाटा की बात की, उनने अज्यूम किया कि भैया अपन बोल के बेचते हैं कि एकदम चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड, ये उन्होंने अज्यूम किया कि धंधा दुगना हो जाएगा, अंट संट एकदम टाटा नैनो सब जगह दिखेंगी, अब सिर्फ खुद चला रहे हैं। तुम्हें पता है ना रतन टाटा टाटा नैनो से आते जाते हैं, नहीं पता? ही इज ओल्ड तो छोटी कार चलाने में आसानी जाती है ऐसे। अच्छा ही इज ओल्ड तो कार ही कैसे चलाएंगे? हाँ अब तो थोड़ा उनका ड्राइवर चलाता है शायद, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रतन टाटा ड्राइविंग टाटा नैनो। तो उनने अज्यूम किया था कि अपन ऐसी ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो एकदम फाड़ देंगे, एकदम Hyundai तो दिखेगी ही नहीं कहीं। वो तो वहां तो भाई तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं ना, बनाकर लॉन्च करने वाले, क्या पता ये चल जाए। अब होपफुली ब्रांडिंग में ये ना लिखे चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड। तो उनने अज्यूम किया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, कुछ कुछ अजम्पशंस जब आप अप्लाई करते हो, उनने अज्यूम क्या किया था कि अपन ऐसे ब्रांडिंग करेंगे तो कार बिकेगी, और फिर डिसीजन लिया। कुछ अजम्पशंस अप्लाई करके वो इनवैलिड हो जाते हैं, प्रूफ हो जाता है कि किसी काम का ही नहीं था ये अजम्पशन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में सम assumptions become invalid when applied। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स खुद एग्जिस्ट ही करती है ना, वो assumptions के बेसिस पे ही एग्जिस्ट करती है। आप जब कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हो तो आप वहां अज्यूम करते हो कि भैया बायर इतने होंगे, सेलर इतने होंगे, एकदम एक जैसे गुड्स एंड कमोडिटीज बेच रहे होंगे। ये क्या किया आपने, अज्यूम किया, तब जाके आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ पाते हो। लॉ ऑफ डिमांड में आप अज्यूम करते हो किसी भी और चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाके आप आगे लॉ ऑफ डिमांड की बातें कर पाते हो। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, तब जाके आप लॉ ऑफ डिमांड की बात कर पाते हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब अपन एक बात करते हैं छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी, जिसको हम बोलते हैं डिमांड। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब इस डिमांड की हम बात करेंगे ना, तो आज तक जो आप डिमांड पढ़ते आए हो, क्या हो गया, ये अलग मस्ती में बैठा रहता है, अलग ही चीजों में इसको मजा आ रहा होता है। मैंने बोला डिमांड, भाई को मजा आ गया, भाई ने बोला हाँ मेरी भी डिमांड है। सुनते नहीं है कोई, लेकिन है तो मतलब एकदम मैं कुछ फनी बोल रही हूं तो ये ऐसा मुंह बना के बैठा रहेगा सीरियस।
कि अच्छा जोक मारा था क्या, ओके स्टैंड अप हो रहा है इधर, ओके। मैंने बोला आज अपन पढ़ेंगे डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। भाई को मजा आ गया। सुबह क्या खा के आता है? पोहे ना, मेरे को लगा ही था। पोहे से कुछ अलग नशे होते हैं, यहाँ के लोगों को तो होते ही, एमपी वालों को भी होते हैं। हम भी पोहे वाले, हम थोड़े अच्छे पोहे बना, मतलब हम अलग पोहे बनाते हैं। नहीं यार, पोहे तो इज लाइफ। भोपाल क्यों मैं, एमपी में पता है यार। एक बार बस वो गेट में ना वो फंसा हुआ होगा लैच, तो इसलिए साउंड प्रूफिंग हो नहीं पाती। बस एक बार उसको खोल दे, खोल दे मतलब उसको ऐसे करके गेट अंदर कर ले। ये सामने बच्चे छूटते हैं ना तो उनको समझ नहीं आ पाता। फंसा हुआ था। नहीं नहीं कुंडी नहीं, इसने अपने आप को क्लास, हम तीनों को, हाँ बस ऐसे रहने, ऐसे रहने, गेट को अंदर करके ऐसे चिप, हाँ बस बस, आ जा आ जा। तो भाई जब डिमांड की बात करते हैं तो नकुल भैया को मजा आती है। तो डिमांड में हम बोलते हैं कि चलो जुनैद पे आते हैं। एक चीज की डिमांड बता अपनी, जो पापा से, अगर पापा तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो तो क्या मांगोगे? हाँ हाँ बता कुछ भी। अरे इतना सोचना पड़ रहा है? मेरे से कोई इस एज में पूछ लेता ए बी ई सी। फिलहाल बाइक, कौन सी बाइक? चल अरे बजट छोड़, ऐसे सोच अंबानी जी आए और बोल रहे हैं जुनैद बेटा तुम्हारी शक्ल इतनी सुंदर है, मेरे एक भी बच्चे की नहीं है, तो मैं क्या तुमको अडॉप्ट कर लूं? अब अंबानी जी से मांग, कौन सी बाइक? फिर कार। देखा, पता था मेरे को, वो बता रहा है तेरे को। तू अपने आईपैड पे रह, अभी उससे पूछ रही हूं मैं। रोल्स रॉयस मतलब बच्चा लेने आए थे, पटक के गए हैं वापस। पापा को बोले कि अपना जुनैद आप ही रखो, ये हमसे भी, हमको भी सड़क पे लाने की बातें कर रहा है। रोल्स रॉयस बोल रहे, चल रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस बनाता कौन है, ओनर कौन है? ये मत बोलना रोल्स रॉयस। चल कोई ऐसी चीज बता जिसका तेरे को पता है कि ओनर कौन है उसका, या सीईओ पता है, कोई भी पता है। चल डिवाइस पे आता है, अपन एक काम करते हैं। डिवाइस आईफोन है ना? पता था मेरे को होगा। नहीं है तो चाहिए? नहीं, चल रोल्स रॉयस ले ले यार तू, कोई नहीं। तो भाई बात हो रही है रोल्स रॉयस की। जुनैद गए पापा जी के पास, बोले पापा सुनो ना। बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। पापा भी देखते हैं क्या यूट्यूब? कि रोल्स रॉयस चाहिए? तू बोल के बता, अच्छा तू बोल के बता कैसे। अच्छा इधर आ, आजा आजा। पापा को कैसे बोलेगा तू बता। चल मैं थोड़ा लड़कियों जैसे बोल दिया ना, हम लड़कियां बोलती पापा रोल्स रॉयस चाहिए, तो पापा बोलते हैं लड़के तो रोल्स बोलेंगे उतने में उड़ती हुई चप्पल आएगी, रॉयस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बोलना ही नहीं निकलेगा। चल मैं बोल के दिखाती हूँ। तो इमेजिन करो, क्योंकि जुनैद से बोलना नहीं हो पाएगा, ठीक है? पापा ऐसे बैठे हैं, तुमको पूरी एक्टिंग करके दिखाती हूँ, आ जाओ। मैं आज एकदम बॉलीवुड चल रहा है इधर। पापा बैठे हैं ऐसे और पापा कर रहे हैं अपना काम, ठीक है? ऐसे करके कुछ चेक्स वेक्स, पापा क्या करते हैं? तो कुछ कागज वागज का काम करते हैं घर में। हाँ, पापा कर रहे हैं अपना काम। बगल से यहाँ जुनैद खड़ा है, हाथ के दायरे से दूर। पिटा है कभी? बहुत ना, हाँ मतलब पिटते रहते हैं ना। चलो, वरना एक दो बार मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दे दिया कि पिटने के दायरे से, मैम हमको कभी नहीं मारा, अल्लाह हाँ दिखता है। तो यहां खड़ा है जुनैद कि हाथ और थोड़ा चप्पल के भी दायरे से दूर, कि चप्पल भी उड़ती हुई आए तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो धीरे से पड़े, मम्मी के थोड़ा करीब, सेफ्टी नेट।
जुनैद ने बोला पापा सुनो ना। पापा ने बोला जुनैद ने बोला पापा यार थोड़ा सीए का रिजल्ट आया था। पापा का अब इंटरेस्ट आया। पापा ने अब अपना कागज़ ऐसे किया और ऐसे रखा और ऐसे करके बैठे कि हाँ अब बोल। जुनैद ने बोला पापा थोड़ा रिजल्ट आया था तो निकल गया। नाम क्या आ गया अब मेरे? CA लगेगा। पूरा नाम क्या है? तड़वी। पापा अब आई एम नॉट जस्ट जुनैद, तो मुझे प्लीज थोड़ा तमीज एंड अच्छे से बात किया करें। ये नहीं कि आते जाते एक गिलास पानी ला रहे। अब एक रखो छोटू जो एक गिलास पानी ला रहे मेरे लिए करेगा। पापा बोले क्यों? बोले पापा थोड़ा नाम के आगे CA लग चुका है, आपके बेटे का रिजल्ट आ चुका है, बेटा फोड़ चुका है, मिश्रा जी को बता देना जरा। शर्मा जी है देखा, शर्मा जी को बता देना जरा। पापा खुश। पापा बोले अरे तूने तो एकदम दिल खुश कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मांग जो मांगना है तेरे को। जुनैद एक कदम और पीछे गया क्योंकि पापा एक्साइटमेंट में एक कदम आगे आ चुके थे। ऐसे खड़ा हुआ, थोड़ा कुशन वुशन उठा लिया सोफे से, बोला पापा डू यू लव मी? पापा अब उस दिन तो इमोशनल भाई, लड़के की पढ़ाई में कोचिंग में इधर उधर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न्स लाके दिए लड़के ने। पापा खुश। पापा ने बोला चल जा लव यू। नहीं पापा ऐसे नहीं, क्या आप मुझे दिलाओगे जो मुझे चाहिए? फिर पापा को दिखने लगी इसकी थोड़ी असलियत। लड़का तो अपना ही है, बचपन से बड़ा किया है। बोलते हैं ना सांप के पूत पालने में दिखते हैं, दिख रहे हैं। बोले चल फोन लेगा, आईफोन लेगा। जिसे अभी इसने मना किया ऐसे पापा को भी इसने मना किया। पापा बोले आईफोन लेगा। कहाँ आईफोन पापा, फालतू डिवाइसेस का तो मेरे को कभी शौक ही नहीं रहा, आपको पता ही है। पापा इंप्रेस। पापा बोले अपना लड़का शैलो नहीं है, लड़के को पैसे और ये सब से फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल्ड है, सोचता है आईफोन लूंगा अपने पैसों से कमाऊंगा, जब पापा आपको भी दिलाऊंगा। पापा फिर इम्प्रेस। फिर जुनैद ने बोला पापा थोड़ी सी वो मेरे दोस्त ने एक पिक्चर दिखाई थी, क्योंकि रियल लाइफ में तो इसने भी नहीं देखी होगी है ना। मेरे दोस्त ने पिक्चर दिखाई थी, थोड़ा लोन लेना पड़ेगा शायद, अपना आधे खानदान की किडनी बेचनी पड़े ब्लैक मार्केट में। लेकिन पापा देखो CA बनाना आपको प्रॉमिस किया था और इतने अटेम्प्ट में प्रॉमिस किया था, उतने ही अटेम्प्ट में बना। पापा बोले हाँ मांग मांग, तू छोड़ किडनी में देखता हूं। जुनैद ने बोला पापा रोल्स रॉयस। पापा बोले कौन सी? वो जिसमें गोले बने होते हैं? बोला नहीं पापा। अच्छा वो जिसमें ऐसा गोल बना रहता है, चक्री स्टीयरिंग जैसी, BMW ऐसे? नहीं पापा वो वाली भी नहीं। तो फिर कौन सी वाली? पापा जिसमें वो ऐसे करके उड़ती हुई चिड़िया आगे बैठी रहती है ना, वो ऐसे करके उड़ती हुई चिड़िया, वो वाली पापा। पापा बोले वो जो अपने मोहल्ले में, अपने पूरे खानदान में, अपने आने आगे वाली 7 पीढ़ियों में भी कहीं नहीं है? बोला हाँ पापा। पापा बोले वो उड़ती चिड़िया बनाना एक बार। तो जुनैद ने बनाई ऐसी उड़ती चिड़िया और पीछे से आई उड़ती चिड़िया इन द फॉर्म ऑफ अ, नहीं अब तो लात के करीब पहुंच चुका था ना उड़ते उड़ते, उड़ती चिड़िया जैसे किचन में। अब ये बताओ, ये उड़ती चिड़िया की जो डिमांड जुनैद ने की है, डिमांड की है, डिमांड तो है ना, चाहत तो है, इच्छा तो है, डिजायर तो है रोल्स रॉयस की। डिजायर सुन के इस जनरेशन का दिमाग कहां पहुंच जाता है ना। डिजायर तो है रोल्स रॉयस की। अब क्या जैसे ही इसके मुंह से शब्द फूटे रोल्स रॉयस, क्या जो रोल्स रॉयस की प्रोडक्शन यूनिट है वो नींद से उठ गए एकदम। बोले जुनैद भैया ने डिमांड की है, चलो एक कार बना देते हैं। ऐसा हुआ? डिमांड तो है ना, है कि नहीं? अच्छा पहले ये बताओ डिमांड है कि नहीं, है कि नहीं? डिमांड है, दोनों है। डिमांड तो है ना। हाँ कॉपी उठा, कॉपी खोल, उस पे लिख इकोनॉमिक्स बड़ा बड़ा और मार लेस। अच्छा चलो मैं एक चीज बताती हूँ, ऑप्शन देती हूँ मैं, तो गलत किया मैंने, नहीं अभी नहीं मारना इकोनॉमिक्स लिख के। डिमांड है कि डिजायर है?
मैम ने अच्छा शब्द बताया, अब लग रहा है डिमांड नहीं है शायद। डिमांड है कि डिजायर है? दोनों बोल रहा हूं। डिजायर है, डिजायर है। क्या डिजायर को ही हम डिमांड बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि भैया डिजायर है तो जो डिमांड भी हो ही गई ना? मैंने मांगा, मांगा कि नहीं? मुंह खोल के मांगा, पूरे शर्म और हया छोड़ के मांगा कि पापा रोल्स रॉयस, मांगा तो है ना? मांगने को क्या बोलते हैं? डिमांड करना। एक पर्टिकुलर इंसान का पूरा मोहल्ला तुम्हारा खड़े होकर बोलेगा रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। अच्छा, अब भाई लोग जुनैद खुला है, उसको लगा मैं थोड़ा सही बोल रहा हूं। नहीं नहीं प्लीज, प्यार से, प्यार से। उसको लगा बोलते बोलते कि नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज लॉजिक, तो उसने धीरे से अपना पैर उठा के ऐसे रखा, बोला एक पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत सारे लोग मिलके मांगे तब बोलेंगे डिमांड। मैम अकेले से फर्क नहीं पड़ता, धरना देंगे, धरना दे के बोलेंगे जेएनयू बनेंगे हम, जंतर मंतर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तब जाके रोल्स रॉयस प्रोडक्शन चालू करेगी। इज दैट द लॉजिक? मैं चाहती हूं तुम्हारे दिमाग से हर तरीके का कंसेप्ट जो गलत बैठा है वो निकल जाए, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ पूछ के उसको क्रैक डाउन कर रही हूं। तो तुमने बोला एक इंसान से कुछ नहीं होता, ज्यादा लोग जब मिलकर बोले तब होगी डिमांड। ज्यादा लोग मिलकर बोले मतलब मान लो तुम्हारा पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला आया पापा के पास, अब एक सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं जाना। हाँ, हम्म 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 पोर्शे की डिमांड ज्यादा है। हम्म हम्म तूने मेरा ही इकोनॉमिक्स भुलवा दिया। अच्छा, अब मैं एक चीज बोलती हूँ, तू बताना ऐसे लॉजिक हिट किया कि नहीं। हाँ, एकदम से जब दिमाग को पड़ेगा ना तो लगेगा कि बेटा क्या बोल रहा था, रुक जा रुक जा, थम जा। मैं बोल रही हूं कि एक ऐसे इंसान की डिमांड होगी और डिमांड तब मानी जाएगी। रोल्स रॉयस वाला बेसिकली प्रोडक्शन कब चालू करेगा? जब उसको दिखेगा डिमांड है। और डिमांड कब दिखेगी उसको? जब एक नहीं, दो नहीं, तीन चीजें होंगी। डिजायर तो अपन ने देख लिया, चलो इसको तीसरे नंबर पे लिखते हैं। दूसरे नंबर पे पहले है ना, चमका ना, मैं बोला दिमाग को हिट करेगा। मैंने बोला कि रोल्स रॉयस का ओनर आया, या ये भैया को आईपैड चाहिए था तो इनका ले लो, टिम कुक आए। टिम कुक पता है कौन है? इलॉन मस्क का शेफ है, उसके नाम में इसलिए कुक आता नहीं, एप्पल का सीईओ है। टिम कुक आया, अभी आया था ना पिछले बार आईपीएल देखने के लिए, मतलब इंडिया आया था विजिट करने के लिए, यहाँ एप्पल का प्रोडक्शन यूनिट डालना था, तो आईपीएल देखने गए थे सोनम कपूर एंड फैमिली के साथ। तो कैमरा टिम कुक पे जा रहा था, सोनम को लग रहा था उस पे जा रहा था, तो दीदी हाई कर रही थी। बहुत फनी वीडियो है, बार बार देखती हूँ मैं उसको, ये अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बगल वाले पे कभी कैमरा आ रहा मैं हाई कर रही हूँ हाथ ऊपर करके। तो जैसे कई बार होता है, बच्चे ना चिराग सर का वीडियो रिकॉर्ड करते थे और साइड साइड में जो नाच रहे हैं ना उसको काट देते थे, क्योंकि उन पे खासतौर पे लड़कियां अगर रिकॉर्ड करती हैं तो फोकस कट। तो मैं कभी उनके बगल में डांस नहीं करती थी, बोले नहीं अपन सोनम कपूर नहीं। टिम कुक के बगल में अपन रोस्ट हो गए। तो
आईपैड का, एप्पल का सीईओ आया, रोल्स रॉयस का ओनर आया। वो बोले कि अच्छा पूरी भीड़ जमावड़ा इकट्ठा हो जाओ, इमेजिन करो भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले अच्छा किस किस का डिजायर है रोल्स रॉयस खरीदने का। फुल स्पीड में हाथ ऊपर गए सबके। डिजायर तो है भैया, फ्री में दे रहे हो तो दे दो, है ना, डिजायर है। बोले किस किस की एबिलिटी टू पे है, मतलब हिंदी में बोले तो औकात, उनने अच्छे शब्द यूज किए। किस किस की एबिलिटी टू पे है कि अभी अगर हम 4.5 करोड़ की रोल्स रॉयस ला दें तो तुम यूं निकाल के पैसा हमारे मुंह पे फेंक के मार दोगे। तो आधे लोग तो वो घर ही चले गए उठ के कि बेइज्जती करने के लिए बुलाया, पहले बताना चाहिए था। मेरे को लगता है पूरा मोहल्ला चला जाएगा, एक अकेला जुनैद बचेगा कि मैं अभी अपने खाते खानदान की किडनी बेच के आता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा, रात तक रुकोगे क्या। एबिलिटी टू पे। अच्छा आप बोलोगे कि मैम अगर डिजायर है और एबिलिटी टू पे है तो ये क्या फालतू का नाटक है विलिंगनेस। कौन होगा जिसकी विलिंगनेस नहीं है, मैं बताती हूँ। मैं गई थी थोड़े दिन पहले नाइकी के शोरूम, यहाँ पुणे में जो है। मुझे ना जूते मैं बहुत रेयरली ऐसे खरीदती हूँ, लेकिन जब खरीदती हूँ तो मेरे को बहुत ऐसे हाई फाई पसंद आता है। मैं गई उस दिन, मैंने बोला भैया जूते दिखा दो, प्राइस मत बताना, नंबर देख के चले जाओ, और बेहतरीन वाले। और मैंने बिल्कुल उनको बता दिया, मेरे को ऐसे मोटे मोटे जूते जो होता है ना वो पसंद नहीं आते, मेरे को स्लीक चाहिए होता है एकदम स्पोर्ट्समैन, मिनिमल डिजाइन, ज्यादा चमक धमक नहीं, ऐसे नहीं बच्चे चल रहे हैं टैटो टैटो लाइट बज रही है उनमें। मैंने बोला नियॉन कलर तो लाना ही मत, स्लीक सिंपल मस्त सी डिजाइन। मैं गई मम्मी के साथ, मैं मम्मी को बोला मम्मी जूते लेंगे आज। मम्मी बोली अरे अपन वहाँ फैक्ट्री आउटलेट चलते हैं। मतलब यार आप गरीब की गरीब ही रही होगी हमेशा, चलो मेरे साथ, आपको भी दिलाती हूँ। वॉक करने जाती हो ना, जूते पहन के जाना। मम्मी बोली है मेरे पास जूते प्यूमा के, मैंने लिए थे अमेजोन से, सिर्फ और सिर्फ 3000। हाँ पता है मेरे को कहाँ से आए वो, चलो नाइकी के लेंगे। मम्मी को दिला दिया, मम्मी ने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी मम्मी है वो जूता आगे ऊपर बाद में, पीछे पहले देखती है प्राइस टैग। जूता सामने वाला ऐसे लाके देता है, मम्मी लेती है उसको ऐसे कि अच्छा भैया, अच्छा तो डिस्काउंट चल रहा है तो तुम्हारा जूता भी कुछ खास अच्छा नहीं है, डिस्काउंट चल रहा है तो वाह भैया क्या बढ़िया डिजाइन है। मम्मी ने सिलेक्ट कर लिया अपने भाई, जैसे तैसे उनके हलक से निकल पाए 5-5.5 के जूते, उसमें भी मौत आ गई उनकी। बोली पैर में मैं 5000 पहन के घूमूंगी। मतलब लो साइड हटो, मूड ऑफ मत करो। मैंने बोला भैया निकाल के लाओ। मेरे को दूर ऐसे चमकते हुए दिख गए, बिल्कुल होता है ना बैकग्राउंड में गिटार बज गया, उस पर स्पॉटलाइट पड़ गई, ऊपर से सेकंड शेल्फ पे रखा हुआ था जूता वाइट कलर का, उसमें एकदम हल्की सी ग्रे कलर की ऐसी स्ट्रिप थी और ग्रे कलर की डिजाइन, और लेस पता नहीं किस कलर की थी भाई, वो मेरे को कलर ही नहीं पता, बट उससे सुंदर जूता मैंने देखा नहीं जीवन में। बोले भैया वो, भैया बोले श्योर। मतलब अरे 2 बार नहीं बोलते अपन, लेके आओ, साइज है कि नहीं वरना मैं कहीं और जाऊं। भैया बोले मैडम साइज हम मंगवा लेंगे, नहीं होगा तो। मेरे को शक तो अभी थोड़ा हो गया जब वो बोले साइज हम मंगवा लेंगे। अभी उनने बोला एक छोड़ू, मैडम से पूछ क्या लेंगी। मैडम कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मिरिंडा, कोक। फिर मैं मम्मी को देखा, मैंने इनसे तो नहीं पूछा जब ये खरीद रही थी, मतलब इनका 5000 का जूता मिरिंडा वर्दी नहीं था। तो मैंने ऐसे ऊपर से नीचे देखा, मैंने बोला हाँ भैया एक काम करो, जो भी ऑरेंज कलर की ड्रिंक होती है वो ले आओ, फैंटा मिरिंडा जो भी हो। मैं मम्मी की तरफ देखा, मम्मी समझ गई थी, मम्मी बोली नहीं हम नहीं। बोला चाय पी लो, भैया पूछ रहे हैं। मम्मी बोली चलो हाफ कटिंग चाय। भैया जूता लेकर आए, पहनाया, पूरे शोरूम में घुमा दिया, सब देख रहा हूँ, इतने सुंदर जूते, जूते जनरली कोई देखता नहीं है, सब देख रहे हैं उधर। मैं पहन के ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, वैसे भी हाइट ज्यादा तो देखते ही है, मैं पहन के घूम रही हूँ और जूते मस्त ऐसे आईने के सामने यूं करके चमका के देखे, एकदम फ्लैट सोल और मतलब मक्खन पे चलने जैसी सोल, ऐसा लग रहा है बादल पे चल रहे हैं।
मैंने बोला ये पहन के तो मैं इकोनॉमिक्स को कहाँ लेकर जाऊंगी, बताती हूँ मैं इनको अब। फिर मैं बैठी, मतलब भैया थोड़ा बता दो प्राइस वाइज का। बोले अरे मैडम आप पियो तो पहले, कोल्ड ड्रिंक तो लो। अरे छोटू समोसे पूछ मैडम से। बोले समोसे, समोसे तो इधर आसपास भी नहीं मिलते। मतलब छोटू दूर जाएगा समोसे लेने के लिए, और पूरे शोरूम में किसी से और नहीं पूछ रहे थे वो समोसे, किसी से नहीं। उनका ओनर आया उतने देर में, जिसका वो फ्रेंचाइजी थी, जो काउंटर पे बैठा हुआ था, अच्छा गोल्ड की चेन। बोला अरे मैडम डिनर टाइम हो गया है, कुछ डिनर जैसा ले लो। मैं धीरे से सीट से खड़ी हुई, मुझे लगा क्या पता यही जूता उतार के इसी जूते से भगाएंगे। मैंने बोला नहीं भैया एक बार, कितने का है थोड़ा तो बता दो। अरे बोले मैम डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट सीजन। मम्मी जी को दिया कि नहीं? मम्मी जी को दिया कि नहीं हमने डिस्काउंट? बोला हाँ दिया तो, पूरे 500 रुपए। बोले फिर अब तो घर की बात है। बोला भाई ये तो घर लेकर जाएगा आज। मैंने वहां से सोचा कि अगर बाय चांस खरीदने ही पड़े तो क्या मैं वहां से चिराग सर, विकास सर किसी को कॉल कर सकती हूँ कि बेल मी आउट, इनने मेरे को धर लिया है। बोले भैया बता तो दो, ध्यान सुनना। भैया बोले मैम वैसे तो ये 32,000 के हैं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 27,499, 27,500 के जूते। उतने के मैं उस दिन टोटल मिला के कपड़े भी नहीं पहनी थी। मैं सोचा शक्ल पे नहीं दिखना चाहिए, शक्ल पे नहीं दिखना चाहिए, भग भिखारी करके भगा देंगे ये। मिरिंडा खत्म किया मैंने, मतलब नहीं समोसे नहीं, अभी डाइट चल रहा है, थोड़ा ऑयली होता है, रात में नहीं खाते। बाहर गई मैं मम्मी को लेके, मैं बोले भैया बिलिंग करो ना थोड़ा, अभी यहाँ पापा हैं, पापा को लेकर आता है, उनको भी दिखा दूं वरना पापा मारेंगे, इतने महंगे जूते हो ये वो। तब वो एक सेल्समैन की आंखों में मेरे को दिख गया था, भग भिखारी वाला। हम बाहर गए, मम्मी हंसना चालू। मम्मी को बहुत मजा आता है, मम्मी मेरी वो वाली नहीं है कि बेटी के लिए कंसर्न। मम्मी कहती तू रहे यहीं बर्तन दो, मैं जा रही अपने लेके। मैंने बोला मैं ही दे रही हूँ, उसके भी कहती हाँ तो दे, मेरे जूते जो अफोर्डेबल हैं उसके दो तुम। अब यार देखो मैं तुमको पढ़ाती हूँ, मैं लॉ एंट्रेंस में भी पढ़ाती हूँ, मैं CS में भी पढ़ाती हूँ, और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और ये सब कर ही रखा है, थोड़ा दिमाग भगवान ने दिया है। NLU ग्रेजुएट हूँ मैं, डबल विथ ऑल इंडिया रैंक्स। क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी मैडम के पास 27,000 रुपए नहीं होंगे? अब बैठ के कैलकुलेट मत करना कि मैम कितने बच्चे पढ़ाती हो, जरा बताना, हम गिने। अच्छा लॉ एंट्रेंस की फीस बताना, अच्छा 1 2 3 इतने कमाती हो, ये मत करना। शक्ल देख के मेरी बस बता दो, दिख जाती है। कि क्या तुमको नहीं लगता कि मेरे पास उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 27,000 होंगे? लगता है कि नहीं? इसको थोड़ा शक है, ये तेरे को कंफर्म कर भाई, बोल दे भाई, मना कर दिया तो भगा देंगे क्या? एडमिशन ले चुके हो? ले लिया एडमिशन दोनों ने? तो कहां से एडमिशन लिया फिर? हाँ चलो फिर नहीं कर सकते बेइज्जती तो बोलो, दिखता है ना? उस टाइम पे तो होंगे, हैं, थे। ये देख शकी आदमी, खुद के आईपैड के सपने 1,000 रुपए में, मैं जो इतने सालों से कमा रही हूँ ये ऐसे देख रहे 27,000 तो शक्ल पे नहीं दिख रहे इनके, थे। लेकिन मुझे नहीं लेना 27,000 के जूते, मुझे नहीं लेना। मेरे को ट्रिप पे जाना है घूमने के लिए टर्की, उस ट्रिप से पैसे निकालने पड़ते मेरे को, या मेरे को नहीं पहनना पाऊं मैं 27,000। भाई बचपन से अपनी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, 27,000 के जूते पहन लिए ना, पापा को पता चल गए, मम्मी को तो पता ही थे। मम्मी घर जाते ही उतरवा लेती, मम्मी 4 दिन पहनवा के बोलती अब तेरी बेटी पहनेगी, फिर आगे जाके मेरी बेटी को देती, फिर मेरी बेटी को बोलती इसको पास ऑन करना, 7 जनरेशन में तेरी माँ ने जो जूते खरीदे पैसे तब जाके चुक पाएंगे। ऐसी अपनी अपब्रिंगिंग है। अब उसमें कहां से पहन ले इंसान भैया 27,500 के जूते? तो यहां मेरा डिजायर था, बहुत सुंदर जूते दिख रहे थे, अभी तक मेरी आंखों में बसे हुए हैं वो,
अभी भी मैं आंख बंद करके इमेजिन करूं तो चमकते हैं, सपने में आते हैं। एबिलिटी टू पे भी थी, तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन मेरा नहीं था विलिंगनेस टू पे। मेरे को नहीं कंगाल होना, और मैं कंगाल ना भी हूं तो भी मेरे को 27,500 जूते पे नहीं देने। मेरे लिए मैक्सिमम जूता जो है, जो मैं खरीद सकती हूँ, जिसमें मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी कि क्या बेटे अमीर हो गए, दैट इज 15-17,000 मेरे लिए। उससे ज्यादा के मैं नहीं लूंगी। अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मेरे को नहीं है विलिंगनेस टू पे। तो अब जब नाइकी का ओनर आया और उसने गिनती की किस किस की डिमांड है, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करें। अच्छा, मार्केट में सही में आके गिनते नहीं है, वरना तुम पूछोगे मैम कहाँ गिन रहे होते हैं, हम भी जाएंगे। हाइपोथेटिकली बता रही हूं मैं, समझने के लिए, ठीक है। उन्होंने देखा कितनी डिमांड है, तो वो डिमांड में मुझे नहीं गिनेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट डिजायर एंड एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अनंत अंबानी, आकाश अंबानी के पास अंट शंट पैसा है, अंट शंट, गिनती नहीं, हिसाब नहीं, लेकिन इसका मतलब वो हर चीज खरीद लेते हैं। उनका तो हो सकता है डिजायर हो थोड़ा बहुत, या हो सकता है उनकी एबिलिटी टू पे हो, बट विलिंगनेस टू पे और डिजायर नहीं है। उनको देख के लग गया न गोल्ड प्लेटेड थोड़ी है ये, हम नहीं लेंगे। सिर्फ 2.5 लाख के कपड़े ये पहनेगी मेरी बीवी, नहीं लेंगे। नो मनीष मल्होत्रा, ओनली सब्यसाची। पॉइंट ये है कि तीनों चीजें इक्वली एग्जिस्ट करेंगी, तीनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करेंगी, तब जाकर हम बोलेंगे कि देयर इज अ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। तीनों में से एक भी मिसिंग है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। समझ में आया? अब इस डिमांड में मैडम हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, QD। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फर्क है, हमको तो कोई नहीं बताया। बताया? स्कूल में पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में फर्क क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो फॉर्मूले की बात हो रही है, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रही हूं कि डिमांड आप बोलो एक तरफ और एक तरफ बोलो क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में क्या फर्क है? सेम ही है। वेरी गुड, ये सही, ऑन द सही रास्ता। अगर अपन इसको सही तरीके से बोलें तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। किसी चीज की क्वांटिटी, प्राइस, टाइम। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी वो जूते नहीं खरीदते एसेट की तरह, वो घड़ियां इस तरीके की खरीदेंगे कि रोलेक्स खरीद ले, कि खरीद के रख लेते हैं कि डिमांड बढ़ेगी तो हाई में बेच देंगे। जॉर्डन है वो, उसका पता है आगे जाके प्राइस उसका बढ़ेगा तो महंगे में बेच देंगे। हाँ,
उसके बाद आप उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड थी ना, डिजायर था, आपने किसी भी डिजायर से खरीदा हो, आपका डिजायर है खरीद के दोबारा बेच दूंगा, आपकी एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, डिमांड हो गई। उसके बाद तुम जूते को कुछ भी करो, मारो उससे, उसको फाड़ दो, उसको कबर्ड में रखो, कुछ भी करो, डिमांड तो थी ना। ठीक है, अच्छा, अब डिमांड से क्वांटिटी डिमांडेड पे जाते हैं अपन, तो तीन चीजें आ जाती है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितनी डिमांड है, इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। मुझे जूते चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी। बोलता है ना डिमांड, कभी बचपन में जिद करते थे तो जूते चाहिए एक जोड़ी, अभी के अभी चाहिए। कितने के मिल रहे हैं वो? 5,500 के आ रहे हैं। प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर चीज की कितनी डिमांड है, इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट थिंग। तो जब अपन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं ना, तो अपन हवा में तीर नहीं मार रहे होते। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, इज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड ऐसे इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी छतरी है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। क्वांटिटी डिमांडेड उसके अंडर साथ में आने वाला एक कंसेप्ट है। ठीक है, डिमांड बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका स्कोप बहुत वाइड है। क्वांटिटी डिमांडेड का स्कोप थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो बात कर रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। समझ में आया है? इनकम आएगा इन फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में। इसको धीरे धीरे इकोनॉमिक्स वापस आ रही है। कल धीरे इसने बफरिंग करना स्टार्ट किया था, ऐसे गोल 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 गोल, अब धीरे धीरे वो थोड़ा तेज बफरिंग हो रहा है। अब मैं डिमांड समझा रही हूँ, इनकम भी आएगी ना, याद आ रहा है। अब कल तक पूरी इकोनॉमिक्स याद आ जाएगी। भाई सॉरी मैंने देखा नहीं, गुड आफ्टरनून। ओके, तो ये होती है आपकी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात, जब अपन पढ़ाई करते हैं तो ट्राई किया करो नोट साथ साथ में बनाते जाओ, रनिंग नोट्स। जो मैं लिखती जाऊंगी, जो मैं लिखवाती जाऊंगी, वो तो लिखना ही है अपने को। कल मैंने बताया था और कि एक कॉपी, एक ब्लू पेन और एक हो सके तो थोड़ा कलर्ड पेन, तीनों चीजें साथ में अपने को रखना है। स्टिकी नोट भी बोला था, हाइलाइटर भी बोला था, लेकिन अब हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए, हाँ दिख गया था मेरे को। तो अब धीरे धीरे करके अपन सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए एक पेन ब्लू और एक किसी भी और कलर का पेन, और कॉपी तो लानी है, मतलब दैट इज अ मस्ट। यहाँ हम बेंचेस पे लिखने नहीं देते कि तुम यहां से नोट्स बनाना चालू करो, उधर तक तुम्हारी इको खत्म। ठीक है, साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओगे। एक बार मॉड्यूल को खोल के देखने की ज्यादा ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार गो थ्रू करोगे, कॉपी में रिवाइज करोगे, लास्ट में एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक इतनी पतली सी कॉपी आपकी साथ में रहेगी एंड उसी कॉपी से पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्यों चार जगह भटकना है अपने को, क्यों ऐसे करना है कि लास्ट मोमेंट अपने को कंफ्यूजन हो कि क्या इससे भी पढ़ूं, उससे भी पढ़ूं, यहां भी देखूं, वहां भी देखूं। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट एग्जाम में लास्ट मिनट इसी चीज में होता है कि इससे पढ़ूं, कि इनके नोट से पढ़ूं, कि मॉड्यूल खोलूं, कि कॉपी खोलूं। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हर तरीके के नोट्स का कंसाइज फॉर्म अपन यहां पढ़ रहे हैं, तो ये अगर समझ के अपनी भाषा में भी जितना लिख सकते हो, और जो जो मैं लिखवाते जा रही हूं वो तो लिखना ही है, नोट्स अपन क्लास में साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्लास में आओ तो कॉपी खोल लिया करो दिखाने के लिए। ये फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया। इसमें ही सारा करेंगे अपन, इसमें ही मतलब कि
अभी आपको खुद से अगर कुछ करके आना है क्या ऐसे? नहीं, कुछ भी करके नहीं आना, बस अपने आप को उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, क्लास में ले आओ, ठीक है? चलो, तो आज इतना ही पढ़े। अभी आपकी एक और सेशन बचा हुआ है विच इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटी पढ़ा रहे हैं ना सर? कल आए थे चचा मेंटली, फिजिकली तो दिखे थे क्योंकि आप, तो सर क्वांट पढ़ा रहे हैं आपको अभी, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना। हाँ, तो आपकी अब इसके बाद जो लास्ट क्लास होगी दैट इज गोइंग टू बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वांट की। तो इसी तरीके से टाइम टेबल चलने वाला है, सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगी और 3 बजे 4:30 बजे तक, आई थिंक 4:30 ही है, वो अभी अपन बात करते हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना। कल से अपन और अच्छे से डीप में और बाकायदा नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अभी तक अपन सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहे थे, ठीक है? कल से अपन नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो प्लीज मेक श्योर यू सिट डाउन। ऑनलाइन वालों आप भी यू सिट डाउन विद अ कॉपी विद अ पेन, हाईलाइटर हो सके तो जहां जहां मैं बोलूंगी बुक में मैं हाईलाइट करूंगी, वहां जहां जहां मेरा हाईलाइट होना चाहिए आपका भी हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके? चलो, so guys, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.